हेलो दोस्तों, आईएफएस के हमारे एक और इस सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और उनके विचार, उनके एक्सपीरियंसेस आप तक लेकर आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट जुड़े हैं। उनका नाम है शीतल। शीतल जी, आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको भी वो भी आपको पहचाने। Hello, myself Sheetal Pandya. I belong to Ujjain, Madhya Pradesh. I have recently qualified lecturership with All India rank 120 and I have scored 105 marks. And during this journey, IFS played a very important role during my whole journey, Right. especially Rajiv sir and Nadeem sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो Yes, sir. शीतल ने CSR नेट का LS क्वालिफाई किया है विथ वेरी गुड मार्क्स। तो मतलब नॉर्मली LS का कट ऑफ होता है वो 93 95 के आसपास होता है, वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है एंड दैट इज़ व्हाट जनरली द टारगेट शुड बी। और मुझे लगता है आपका JRF भी 1-2 मार्क से ही गया है, बहुत Yes, sir, 2 marks. हाँ नैरो मिस है। तो मतलब मुझे आशा है कि अगली बार आप डेफिनेटली JRF क्वालिफाई करोगे। कि 2 मार्क से Yes, sir. JRF छूटना ये बहुत सारे लोगों को एक बैड न्यूज़ लगता है, मगर मुझे पूछोगे तो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि 2 ही मार्क से गया है, मतलब हम में काबिलियत है। थोड़ा सा और एफर्ट देंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा अगली बार। Yes, sir. So that's Thank you great. so much, sir. सो शीतल जी, आपके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब आपने साइंस सिलेक्ट किया होगा, तो आपके मन में क्या विचार थे? सर मेरा फर्स्ट था, मुझे मेडिकल में जाना था। मैंने बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा था। मैंने नीट की प्रिपरेशन की एंड मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था। सो फैमिली फाइनेंशियल इशू की वजह से वो मैं थोड़ा सा आगे से कर नहीं पाई थी। देन मैंने इधर ऑप्ट किया। मेरा नीट क्वालिफाई हो चुका था, बट सर वही था कि जो उस टाइम पर फीस काफी ज्यादा लग रही थी फैमिली को। और सो फिर मैंने इधर, मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री के लिए बहुत मोटिवेट किया था हमारे जो ड्यूरिंग बैचलर्स में। सो ही इज करंटली एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया था कि नहीं, आप केमिस्ट्री लीजिए और उसमें आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्हीं की वजह से सर मैंने केमिस्ट्री लिया। देन मेरा, क्योंकि 11th-12th से भी काफी अच्छा, बोर्ड्स में भी काफी अच्छा स्कोर रहा था, नीट में भी केमिस्ट्री में काफी अच्छा स्कोर था। तो उधर पर्सनल एक इंटरेस्ट भी जो डेवलप हो टाइम के साथ, केमिस्ट्री के साथ डेवलप होता जा रहा था। सो फिर मैंने चूज किया कि आगे केमिस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है। राइट। और फिर आपने जब MSc कंप्लीट किया, तो MSc के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब CSR नेट, गेट, ये एक ऑप्शन है। उसके साथ साथ कई सारे टीचिंग जॉब्स हो सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग जॉब्स होते हैं, या फिर इवन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो आपने उन सब में PhD या टीचिंग जॉब्स या CSR नेट, गेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्यों सिलेक्ट किया? सर सबसे मेनली बचपन का ड्रीम था नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। हाँ। तो उसके लिए के थ्रू डॉक्टर नहीं तो एटलीस्ट PhD के थ्रू PhD के थ्रू डॉक्टर लगाना है। तो वो डॉक्टर की वजह से PhD का एडमिशन लिया। देन मुझे टीचिंग पर्सनली काफी अच्छा लगता है। ड्यूरिंग माय बैचलर्स भी मैं कोचिंग्स लेती थी स्टूडेंट्स की। तो वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मुझे पढ़ाना काफी अच्छा लगता है। ओके। तो इसलिए मैंने इसमें ये भी, आपने जब कहा था कि नीट की आपने तैयारी की थी, तो मेरे मन में यही सवाल आया था, क्या नीट का जो आपका प्रेपरेशन का एक्सपीरियंस रहा, तो क्या उस एक्सपीरियंस का CSR नेट या गेट जैसे एग्जाम्स में भी आपको फायदा हुआ? सर बहुत हुआ। वहां से मेरा जो बेसिक्स होता है वो मुझे अभी तक जो साथ दे रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे मास्टर्स में आने के बाद भी जो हमारी बेसिक रहता है वो क्लियर नहीं होता है। तो वहां से जो हेल्प मिली, वो जो मुझे 1-2 साल की जो मेहनत थी, वो मुझे आज तक मतलब मेरे साथ है। और उसी से मेरा सर गेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड रहा था, बट नेट में मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, कुछ मेरी ही गलतियों की वजह से। अच्छा, तो ठीक है। तो वो तो मतलब वो जैसा हमने कहा कि ये एक्चुअली हमेशा एक पॉजिटिव चीज होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अगली बार जब करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा हमारा। यस सर।
और फिर आपने जब CSR नेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का तय कर लिया था, तो उसके बाद आपका प्रिपरेशन का अप्रोच कैसा रहा? मतलब आपने केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स चुने जो आपने ज्यादा किए, या फिर आपने पूरे केमिस्ट्री की तरफ ये किया? सो जनरली मतलब MSc में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा तो वो स्टूडेंट्स कई बार ऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं, वैसा आपने क्या किया? सर हमारे जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है वहाँ ऐसा स्पेशलाइजेशन का खत्म हो चुका है, वहाँ आपको जनरल जो केमिस्ट्री रहती है, बट इनिशियल से ही मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इनऑर्गेनिक और फिजिकल की ओर ज्यादा था, तो मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट किया, बट ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक को पूरी तरह छोड़ दिया। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है लाइक स्टीरियोकेमिस्ट्री, GOC, पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, ये चीजें मैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये मैं पूरी बहुत अच्छे से करके गई थी। बट रिएजेंट्स इंटरमीडिएट काफी हद तक नहीं, कि वो मैंने ज्यादा उसको, मेरे लिए अनटच रहे थे वो सबसे वो टॉपिक्स, कि नहीं वो मैंने नहीं किया था उन्हें। ओके। तो मतलब ये एक, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा वेल राउंडेड स्ट्रेटेजी था आपका, कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है बट वीक सब्जेक्ट छोड़ना भी नहीं है पूरा, उसमें से भी जो आता है, जो कर सकते हैं उतना करना जरूरी है। यस सर। और क्या आपने इसके साथ साथ एप्टीट्यूड का भी अलग से तैयारी किया, या वहाँ पे क्या किया आपने? सर जनरली जो यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक IFS की भी अपनी सीरीज चलती है, तो मैं एग्जाम के 20 डेज पहले या 1 मंथ पहले मैं उसे वो देखना स्टार्ट कर देती थी, कि उससे मुझे कितना जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं हमारे। तो मेरा वही था कि एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन वहाँ करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन हमारे बन जाए तो वो काफी सफिशिएंट है मेरे लिए। तो एप्टीट्यूड में मैंने सिर्फ जो IFS की जो लेक्चर सीरीज जो चलती है वो मैंने सिर्फ इतनी ही की थी। राइट। तो ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने तो मतलब आखिरी 20 दिनों में या 1 महीने में ही एप्टीट्यूड प्रॉपरली कर लिया था। तो ये मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जो भी एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और 20 दिन में, जैसे आपने कहा 20 या 25 दिन में भी उसका प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। सिर्फ शुरू करने की देर है, एक बार शुरू कर दिए तो हो जाता है, करते करते हो जाएगा। अगर सर हमारा थोड़ा 10th का मैथ्स अच्छा है तो आप 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम इजीली वहां से उठा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर बेसिक हमें पता होता है तो वो 5 to 6 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। राइट। और शीतल, ऐसा कभी हुआ कि CSR नेट का प्रिपरेशन करते करते कि नहीं करने का मन करा है, ये हमसे नहीं होगा, ये मतलब छोड़ देना है, अब नहीं करना है, नहीं चाहिए केमिस्ट्री? बहुत ऐसा 2-3 बार हुआ था। लास्ट अटेम्प्ट में जब मुझे सिर्फ काफी मैंने प्रिपेयर किया था, एग्जाम मेरा अच्छा गया था, बट ड्यू टू सम माय मिस्टेक्स मेरा लास्ट टाइम 91 आई थिंक एलएस का कट ऑफ था और मेरे 90 मार्क्स थे। सो मैं बहुत ज्यादा शटर टाइप हो गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है इतना कुछ करने से। तो बट फिर एक पूरी जर्नी में मेरे हस्बैंड ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इस बार जस्ट 1 मार्क से रहा है, नेक्स्ट टाइम तुम बहुत अच्छा करोगी। तो वो चीजें बहुत एक वो करके फिर मैंने फिर से स्टार्ट की प्रिपरेशन, एंड देन दिस टाइम ऑल इंडिया रैंक 20, सो बहुत खुशी थी। और इस बार प्रिपरेशन करते वक्त कुछ अलग किया जो पहले बार नहीं किया था? यस सर, कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने, सबसे पहले ये था मुझे एग्जाम ड्यूरेशन में कि मैं हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से मैं 3 क्वेश्चन गलत करके आई थी और वो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं एटलीस्ट चाहे मुझे क्वेश्चन आए या ना आए तो उसे 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ूंगी पहले, फिर पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। मतलब इस बार आपने थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग कम किस तरह से हो जाए, हाँ वो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग कम करने का मेरा पूरा वही था जो सीख रहा था कि अगर नहीं आता है देन स्किप करके आपके पास अदर ऑप्शंस हैं करने के लिए। राइट, बहुत बढ़िया। और इसमें आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आपके फैमिली में या दोस्तों ने या टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, तो उनके लिए कहना चाहोगे? सर सबसे पहले जो मेरी गाइड है जिनके अंडर में PhD कर रही हूँ
तो उन्होंने भी मुझे 1 मंथ कंप्लीट दिया था कि ठीक है, आप यहाँ आकर अभी आपका काम मत कीजिए, आप आगे की आपकी स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड कीजिए पढ़ने के लिए। तो वो लास्ट 1 मंथ भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जहाँ मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्टअप किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर ऑल्सो। यस, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मतलब पीएचडी करते करते सीएसआर नेट का प्रिपरेशन किया है। तो मतलब इसमें एक्चुअली मैं 2 पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ कि एक तो पीएचडी करते करते आप जेआरएफ का प्रिपरेशन या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, टाइम मैनेज करना जरूरी है। और दूसरा एक सवाल हमें कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पीएचडी करने के लिए सीएसआर नेट जरूरी है। जरूरी नहीं है। जैसे शीतल जी हैं यहाँ पे, उनका सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर भी वो आई थिंक 1-1.5 साल से पीएचडी कर रहे हो आप। यस सर, मैंने एंट्रेंस, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होती है वो क्वालिफाई किया था, देन उसके थ्रू मैंने एडमिशन लिया था। राइट। सो ध्यान में रखिए सब लोग कि सीएसआर नेट ये फेलोशिप मिलने के लिए जरूरी है, पीएचडी करने के लिए जरूरी नहीं है। पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो नेट क्वालिफाई किए बिना भी आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो और सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए कोशिश करते रह सकते हो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो बहुत ये क्योंकि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल जब उनके सामने होता है और आपके जैसा एग्जाम्पल होता है तो उनको भी ये एक मुझे लगता है डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन मिलेगा। यहाँ पे एक पूछना चाहता हूँ कि आपने टाइम मैनेज कैसे किया, क्योंकि पीएचडी एक फुल टाइम का मतलब कम से कम 8-9 घंटे जनरली हमें देने पड़ते हैं पीएचडी का भी काम अगर अच्छे से करना है। उसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन किया, आप फैमिली को भी आपने डेफिनेटली टाइम दिया होगा, तो ये सब आपने मैनेज कैसे किया? सर टाइम मैनेजमेंट एटलीस्ट मेरा यह रहता था कि मुझे कैसे भी करके 4 से 5 घंटे निकालने हैं बट एनी हाउ पढ़ने के लिए। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे देती थी अपनी स्टडीज के लिए और शाम को एटलीस्ट 2 घंटे, जो 4 से 6 आपको थोड़ा टाइम मिलता है, और नाइट को 2 घंटे। तो ऐसे मैं रेगुलर नहीं बोलता कि 1 सेटिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट हाँ टुकड़ों में आप 2-2 घंटे करके आप उसको मैनेज कर वो मैं जरूर करती थी। हाँ, मतलब ये सब करने के लिए एक डिटर्मिनेशन रखना या एक डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये मैनेज कर पाए हो। तो अगर मैं जाने से पहले एक पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे एस्पायरेंट्स को, हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज देना चाहते हो कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप क्या बताओगे? सर सबसे पहले तो कि हर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज अलग होती है। हर कोई लाइक मेरा अगर ऑर्गेनिक वीक है तो कुछ बच्चों का फिजिकल वीक होगा। तो ये चीज है कि हमें, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनको देख के हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है या मुझसे नहीं बन रहा है, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटीज अलग होती है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग होते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने मेरे आसपास भी देखा है कि अगर एक अटेम्प्ट नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं कि नहीं अभी हमारा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नहीं हमारा हमसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले पेशेंस रखिए और मोटिवेटेड, हमें खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं हमसे जरूर होगा। ये सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं मतलब अगर कुछ लड़कियां जिनकी अगर शादी भी हो गई है, लाइक जो मैरिड है, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आफ्टर दैट आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि CSIR या नेट जैसे एग्जाम्स आप शादी के बाद क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक हमारे जो नजरिए की बात है कि हम क्या कर सकते हैं। राइट। तो मतलब खुद पे भरोसा होना जरूरी है। खुद पर अगर आपको ये भरोसा कि नहीं हम कर सकते हैं, तो वो कहते हैं वो शायद सर अगर रहता है तो अपने आप रास्ते निकलते जाते हैं करने के लिए, अगर खुद में थोड़ा डिटर्मिनेशन रहता है तो। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शीतल। आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस देखकर सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे, जैसे इवन मैरिड है या इवन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं या इवन पीएचडी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर उनको बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। एंड थैंक यू सो मच सर। आपकी जो सीरीज थी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वो बहुत हेल्पफुल रही थी, लाइक काफी आपकी, नदीम सर की। मैं कभी भी सर लाइव में शायद बहुत कम कभी ज्वाइन नहीं हुई, बट हाँ मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टाइम मैनेजमेंट की वजह से कभी लाइव नहीं देख पाती थी, बट मैं आपके सारे रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स में देखती थी। राइट, यस, थैंक यू। तो
थैंक यू सो मच सर। यस, सो इसी बात पे ये हमारा सेशन एंड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दे क्या हैं कि पेशेंस रखिए और डटे रहिए, आपका अपना विजन रखिए, अपना एम आपके सामने हमेशा रखिए और काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप ज़रूर उस मकाम तक पहुंचोगे जिसके जहां तक पहुंचने का आपने टारगेट रखा था। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक अलविदा एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।